एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट अपने सीरीज़ में जो है स्टार्ट किया था, हमने प्लान डाइवर्सिटी के बारे में 50 टॉप क्वेश्चंस के बारे जो है डिस्कस किए थे। आज हम 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम योर NCERT क्लास 12। 90 क्वेश्चन सबके डायरेक्टली जो है हम डिस्कस करेंगे और आप एक बार जस्ट इससे गो थ्रू होते जाइए और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, ये मेरी गारंटीड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये 90 क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ योर एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस टुक प्लेस बिफोर हाउ मैनी ईयर्स। आज से कितने साल पहले जो है आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो है इवॉल्व हुए थे। तो सबसे पहले अगर आप बात करो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो आपके फर्स्ट इरेक्ट मैन, आपका जिसको लूसी कहा जाता है, वो यहाँ पर बना था। एंड इट इज़ अबाउट, आपके NCERT में डायरेक्टली डेटा दिया है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2 मिलियन ईयर्स बिफोर। ठीक है ना। देन सेकेंड इज़ द रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म टू प्रूव डैट। तो आपके पास लेडरबर्ग जो है, लेडरबर्ग ने आपके पास एक्सपेरिमेंट किया था, रेप्लिका कॉपीज़ बनाई हुई थी, मास्टर कॉपीज़, एंड उसके ऊपर पेंसिलिन डाल के बात की थी कि म्यूटेशंस जो हैं वो प्री अडेप्टिव होती हैं, पहले से ही तैयार होती हैं और उसके बाद जाकर वो जो है ऑन सडन जाकर जो है इसमें चेंजेस आती हैं। तो आपके पास रेप्लिका प्लेट इज़ योर प्री अडेप्टिव म्यूटेशन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ कंट्रासेप्शन इज़ इफेक्टिव ओनली, है कंट्रासेप्शन और 6 मंथ्स का जिक्र किया हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपका नेचुरल मेथड है, ठीक है, ये आपका हार्मोनल मेथड है आपके पास, ये आपका IUD मेथड है। तो बचा आपका लैक्टेशनल एमनोरिया, राइट। तो जब तक लैक्टेशन पीरियड आपका रहता है तो अप टू आपके 6 मंथ्स तक जो है आपके जो ओवा जो है वो तब तक कंसीव जो है वो नहीं होता, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फिगर बिलो जो है आपको दी गई है ABCD, इसमें से आपको पार्ट सेलेक्ट करने और बताना है ये सही बताया है या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप देखो, ये आपका जो है आपके पास मेगास्पोरेंजियम, आप जब आप पढ़ते हो और आप पढ़ते हो माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का। सबसे बाहर आपके पास होती है एपिडर्मिस लेयर होती है, राइट। देन आपके पास एंडोथीशियम लेयर होती है, देन योर मिडल लेयर, एंड लास्टली योर टैपिटम जो कि नरिशमेंट का काम करती है। अब देखते हैं पार्ट ए जो है वो आपका एपिडर्मिस है बिल्कुल, और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, करेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्टली पार्ट बी जो है आपका मिडल लेयर है, नहीं पार्ट सी आपका मिडल लेयर है, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है, सॉरी एक छूट गया मेरे से। पार्ट डी आपका टैपिटम है बिल्कुल, और ये आपका माइक्रोमोड्स मदर सेल को नरिशमेंट देता है, ये भी करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। पार्ट सी, ये तो आपके आपस में जो है वो गलत हो गया। पार्ट सी आपका जो है वो मिडल लेयर है और पार्ट बी जो है आपका वो एंडोथीशियम है, राइट। तो आपका इस लेयर के थ्रू जो है स्टोमियम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो है ये डिहाइस करता है। तो 94 का जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा A एंड B। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम 95, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहला बोल रहा है कि लैकोप्रोन जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब हम प्रोकैरियोट्स में, लैकोप्रोन हमारे सिलेबस में है तो उसमें हम पढ़ते हैं। आपका एक प्रमोटर होता है रीजन और एक आपका रेगुलेटर होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। लैकोप्रोन में एक रेगुलेटरी जीन होता है, आई जीन, सही है, लेकिन आई इंड्यूसर नहीं होता, राइट। इनहिबिटरी रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। लैक्टोज इज़ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये भी ठीक है आपकी। ब्लैक जेड जीन ही जो है आपका, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनता है और लैक्टोज के ऊपर ही काम करता है। लास्ट इज योर वाई जीन ऑफ लैकोप्रोन कोड्स फॉर, नहीं, तो वाई जो है आपका होता है पिप्यूसा, राइट। ZY एंड ए आपका जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए काम करता है, ये परमिएज के लिए, और Z वाला आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। तो आपकी लास्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो 95 का उसके हिसाब से आपके पास जो आंसर है, ओके, ई स्टेटमेंट, द Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो आपका A, C और E आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे, राइट।
नेक्स्ट इज योर हैंगिंग। हैंगिंग की बात करें तो आपका 6th डिटर्मिनेशन पे टॉपिक दिया हुआ है आपको आपके मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। हैंगिंग बोलता है कि कुछ फ्यू इंसेक्ट्स में आपके पास 50% स्पर्म होते हैं डैट रिसीव्ड अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, और आपका अदर जो 50% होते हैं वो रिसीव नहीं करते। तो आपका हैंगिंग ने उसको टर्म क्या दी थी, तो हैंगिंग ने एक बात वहाँ पे की थी आपके बारे में, एक्स बॉडीज़ के बारे में बात की गई थी। एंड उसमें बोला था कि फ़ीमेल में आपके पास 2 एक्स होते हैं, एक एक्स जो है आपका वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसको आप हायर क्लासेस में एज एन डोसेज कंपनसेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ हैंगिंग की बात की जा रही है, तो उसने वहाँ पर टर्म की थी यूज़ क्या, एक्स बॉडी, तो उसमें स्पर्म नहीं होते बिकॉज वो फीमेल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज योर फिनाइल कीटोनूरिया। तो PKU की अगर आप बात करो तो इट शोज़ अ प्लियोट्रोपिक जीन, जहाँ पर आपके पास आपका PKU जो है आपका फिनाइल एलानीन जो है एक पर्टिकुलरली एंजाइम की अगर हम बात करें हाइड्रोलेस एंजाइम की, मैं आपको थोड़ा सा बता देखो आपका फिनाइल एलानीन जो है इस पे आपकी एक एंजाइम काम करती है हाइड्रोलेस एंजाइम, जिसकी वजह से ये बनाता है टायरोसिन। और आपको यहाँ से याद रखो ये आपका एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये आपका एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, राइट। हाइड्रोलेस एंजाइम होगी तो आपका टायरोसिन बनेगा, और टायरोसिन बनेगा तब जाके आपका T3 T4 हार्मोन, आपका मेलानिन, आपका डोपामिन, ये चीज़ें बनेगी, राइट। तो मतलब यहाँ पर एक जीन से नंबर ऑफ़ करैक्टर्स आपके रेगुलेट हो रहे हैं। तो एक जीन अगर आपका नंबर ऑफ़ करैक्टर्स रेगुलेट करता है तो आप उसको प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हो, राइट। ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कर रही हूँ, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हो आप इसको। तो यहाँ अगर ये चीज़ नहीं होगी आपके पास तो फिनाइल एलानीन की कंसनट्रेशन आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर जो है कीटोन ग्रुप होता है, राइट। अमाइन जो है वो निकल जाएगा, ऑर्निथीन साइकिल में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ट्रांस एमिनेशन लीवर में होती है, राइट। तो वहाँ पे यूरिया निकलेगा आपका फिनाइल एलानीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ से जब अमाइनो ग्रुप आपका निकल जाएगा तो पीछे बचेगा आपका कीटो ग्रुप, जो कि आपका एसिडिक ग्रुप होता है। तो आपकी यूरिन में ये कीटो और आपको दूसरी चीज़ क्या दिखेगी, यूरिया। इसी वजह से इसका नाम क्या है, कीटो मतलब फिनाइल कीटो यूरिया डिजीज़, राइट। अब बात करते हैं ये डिजीज़ जो है वो है क्या। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फिनाइल कीटोनूरिया जो आपकी डिजीज़ है, ये आपकी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, राइट। ये आपके पास क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव। आपकी बुक में सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस और आपके पास हेमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है रिसेसिव, और बाकी आपकी जो है मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव है आपके पास। एक आपकी मायोट्रोपिक डिस्ट्रॉफी को छोड़कर आपको देखोगे, क्योंकि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, राइट। आपके बाकी बुक में जितनी भी दी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेल्स इन कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम आर मेंटेन्ड इन। अगर हमें जैसे हम बैच प्रोसेस वगैरह भी पढ़ते हैं, हम बायोटेक में पढ़ते हैं, आपका एक कॉन्टिन्यूस रहता है एक बैच प्रोसेस। अगर आपको कल्चर को कॉन्टीन्यूटी में मेंटेन करवाना है तो आप किस फेज़ में करोगे, तो आप देखते हो फेजेस में आपके पास जो है लैग फेज़, लॉग फेज़ आता है आपके पास, और फिर स्टेशनरी फेज़ आता है। तो दैट मीन्स आपको लॉग फेज़ में वो कॉन्टीन्यूटी में रखना पड़ेगा ताकि वो डायरेक्टली इंक्रीज़ करता रहे। नेक्स्ट है आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज कितनी रहती है टोटल फॉरेस्ट की, 33, प्लेन्स में और हिल्स में आपकी 67% रहता है, राइट। नेक्स्ट इज योर NT इज इक्वल टू N0e⁻RT। दिस इज़ फॉर, ये इक्वेशन जो है वो किस चीज़ की इक्वेशन है, तो आपके बुक में आपके पास ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फाइंड आउट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग टेबल। ध्यान रखेंगे हमें करेक्ट मैच ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्शोपिल्स की बात कर रहे हैं, तो शुगर ग्लाइडर और कोयला, तो ये करेक्ट है। आपकी बुक में चार्ट बना है NCERT का इसका डायरेक्टली। अडेप्टेटिव रेडिएशन आपकी फिंचेस ही दिखाती हैं आपके ऑस्ट्रेलियन मार्शोपिल्स के बारे में।
लेकिन फर्टाइल लाइन से जो आपका ये टाइगर और लाइन से ही बनती है, ये फर्टाइल नहीं होते, ये स्टेराइल होते हैं और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो आपके इसका मतलब 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, डेट इज़ योर डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट हम जाते हैं 102 पे। बोलता है लैक्टेशन मदर डज नॉट कंसीव। तो अभी हमने बात की वो कंसीव क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि आपका वो मेनली क्या करती है, GnRH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देती है, जिसकी वजह से आपका FSH हार्मोन रिलीज़ नहीं होता, तो इसको सप्रेस कर देती है, राइट। इसकी सिक्रेशन को सप्रेस कर देगी ताकि आगे FSH रिलीज़ नहीं हो। FSH रिलीज़ नहीं होंगे तो आपके फॉलिकल नहीं बनेंगे। नेक्स्ट इज यूर द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन स्मॉल। तो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, राइट। इसके बाहर ही अगर ये स्पेस है तो आपको मालूम है स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। इंग्विनल कैनाल के पास आपको दिखती है इंग्विनल स्पेस। टेस्टिस के वहाँ पे आ जाएगी आपकी पेरिटेस्टिकुलर स्पेस। पेरिविटिलाइन आपके पास जो है वो आप ओवम के बाहर वाली जो लेयर होती है वहाँ पे आप पढ़ते हैं, राइट। देन डायोशियस प्लांट। डायोशियस मतलब आपके कौन से प्लांट हुए, डैट इज़ यूनिसेक्सुअल इन नेचर। और यूनिसेक्सुअल नेचर जो है वो आपके पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब आपकी वो एक्चुअली में शो क्या कर रही है, जीनोगामी। क्योंकि आपके पास ऑटोगैमी जो है वो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन है, सेम प्लांट पर सेम फॉल के अंदर हो रही है। आपके पास जेनिटोगैमी की अगर आप बात करो तो आपका जेनिटोगैमी जो है ये क्या हुई है आपके पास, अगर जेनेटिकली देखोगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है जेनेटिकली, ठीक है। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली अगर आप फंक्शनली देखोगे तो ये क्रॉस है, फंक्शनली क्रॉस है। लेकिन आप इसका अगर जेनेटिकली देखोगे तब ये क्या है, आपकी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा कि डायोशियस प्लांट में ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी नहीं होती। जिनेटोगैमी क्या हुई, आपके सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। और जिनोगैमी आपके पास क्या होती है, आपके पास जिनोगैमी होती है जब आपके पास स्पीशीज़ सेम है, डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, तब आप उसको बोलते हो क्या, आप उसको बोलते हो तब जीनोगैमी। आप वीडियो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी वीडियो का लिंक है, आप उसमें इस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन विल हैव द अबव स्टेटस फीचर, इनमें से किसके पास है, राइट। पहला बोल रहा है इट प्रोड्यूस डिसऑर्डर मोर ऑफन इन फीमेल्स दैन मेल्स। अगर मेल्स में होता तो सेक्स लिंक डिजीज़ है, ये एक बात समझ आ रही है, ठीक है सेक्स लिंक। ऑल फीमेल्स ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट डिसऑर्डर इफ़ फादर पोसेसेस द सेम। बोल रहा है अगर सारी की सारी फीमेल्स में वो चीज़ होगी अगर वो चीज़ फादर में है। और सेक्स लिंक रिसेसिव जीन की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं मदर से, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है वो मदर से सन में जाती है। तो यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है हम लोगों को, कुछ आप भी समझ चुके हैं वो क्या है, डू नॉट ट्रांसमिट टू सन इफ़ मदर डज नॉट एक्सिबिट डिसऑर्डर। माँ के पास नहीं है तो बेटे में नहीं आएगा, ठीक है। डू नॉट ट्रांसमिट टू सन इफ़ मदर डज नॉट एक्सिबिट डिसऑर्डर, क्योंकि फादर से आ रहा है तो डैट मीन्स है ये सेक्स लिंक डिजीज़ है, लेकिन कैसी है, डोमिनेंट टाइप की है, रिसेसिव नहीं है। रिसेसिव होती है अगर आपके पास तो ये आपके किसमें आती, आपके पास आपके फादर से जो है सन में आती। देन नेक्स्ट इज योर पुनेट स्केयर दैट शोन बिलो रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन द हाइब्रिड क्रॉस व्हेन। ओके, अगर आप ये क्रॉस परफॉर्म करोगे तो आपको यहाँ पे देखना है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन कहाँ पे बनते हैं, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्रॉस बना के दिखा देती हूँ ताकि अगर दूसरे पेज पे अगर क्रॉस करूँगी तो आप लिंक नहीं कर पाओगे शायद। तो क्या हम करते हैं दूसरी जगह ताकि आपको क्लियर हो जाए इस टॉपिक। ओके, तो आपके पास दिया क्या है यहाँ पर, आपके पास दिया है हाँ वाई आर वाई आर वाई आर आर वाई वाई आर वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट। अब आप क्रॉस अगर आप बना के देख लो आपको आते हैं राउंड राउंड येलो येलो, राइट, राउंड राउंड येलो येलो, राउंड राउंड येलो येलो, ग्रीन मतलब सॉरी, राउंड राउंड कैपिटल स्मॉल वाई, राइट। और वहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है क्या, F J N
आर, राइट। सेकेंड सीक्वेंस में आपका है G K O S, थर्ड में है आपका H L P T, और यहाँ है आपका I M Q U। अब हम लोगों को पूरा क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जहाँ वाला पार्ट चाहिए हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ए प्लेस ऑफ H टाइप, राइट। आपका इसमें से किसके साथ जो है वो मैचअप कर रहा है, राइट। तो अब हम देखते जाते हैं। फर्स्ट सीरीज़ ये होगी। सेकेंड में आपका बनेगा राउंड स्मॉल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, राइट। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ आपका बनेगा आर आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। किसी का करेक्टर मिल रहा है अभी तक आपका? कैपिटल कैपिटल, ये दिस वन, ठीक है। ऑप्शन में देखो MJPN है दिया, बाकी भी देख लेते हैं। दिस वन इज़ योर आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस वन इज़ योर आर आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे देख लेते हो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये तो सारा रिसेसिव बनेगा। तो ए की टाइप आपकी एक जैसी आ रही है, डेट इज़ योर एन टाइप। तो आपका आंसर आ जाएगा उसका टाइप एन, राइट। तो यहाँ पे आप आंसर मार्क कर सकते हो, डेट इज़ योर टाइप एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। किस पे एंटीजन नहीं होते? मैक्रोफेजेस आपके ये तीनों जो हैं, राइट, दीज ऑल थ्री आर योर WBCs, राइट। आपके जहाँ पे भी सिग्नल रिसीव कर रहे हैं आपके यहाँ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो है एज देयर इज़ नो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, क्योंकि इन दिनों का काम जो है वो आपको डिजीज़ से बचाना है, आपके मैक्रोफेजेस, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आपके पास अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं डेट सिक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ से दिख रहा है। नेक्स्ट आप देखते हो, बोल रहा है प्योर DNA इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। तो भाई DNA ने बहुत काम कर लिया है, तो उसको कुछ ठंडा ठंडा दारू दी जाए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग, राइट। इल्यूशन होता है आपको DNA की, जब आप इलेक्ट्रोफोर्सेस कर देते हो, पहले PCR से उसको एम्पलीफाई करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस से उसकी फ्रेगमेंट बनाते हो, और फ्रेगमेंट जो है जब आप उसको एग्रोस से निकालते हो उसको आप एल्यूशन बोलते हो। तो आंसर इसका स्पूलिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, राइट। पहले बोल रहे हैं इकोसिस्टम जो है वो डायनामिक है एंड इट चेंज विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिल्कुल एब्सोल्युटली, सबसे पहले नेचर का लॉ ही है चेंज होना, तो आपका इकोसिस्टम डायनामिक है नेचर में, स्टैटिक नहीं है। दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज योर सक्सेशन इज़ अ डायरेक्शनल एंड प्रिडिक्टेबल प्रोसेस, राइट। सक्सेशन जो है आपका वो डायरेक्शनल है, किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, जब तक कि वो एक, हम प्योनर से देखते हैं जब तक कि वो एक क्लाइमेक्स तक जो है नहीं पहुंच जाता, सीरियल स्टेजेस को क्रॉस करते। तो ये भी सही है। सक्सेशन जो है वो सैंड में भी हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। जंगल प्लांट्स हैव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दैट मीन्स योर ऑल स्टेटमेंट्स आर गोइंग करेक्ट हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर dN/dt इज इक्वल टू RN(K-N)/K। तो ये आपके पास इक्वेशन है आपकी, दैट इज जो वॉन ने आपकी इक्वेशन दी थी, आपके पास लॉजिस्टिक ग्रोथ का आपकी इक्वेशन है ये, कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी शो करता है। और यहाँ पर अगर आप बात करो, dN/dt आपको शो करता है दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, और R जो है वो डिटरमाइन करता है आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन आपको यहाँ पे पूछ रहा है इन द अबव रिएक्शन आपका ये पूरा कंप्लीट पार्ट क्या शो करता है। तो इन्वायरमेंट के लिए रेसिस्टेंस कितनी है ये पार्ट ये शो करता है, दैट इज़ योर इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, क्योंकि K आपकी कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आप डेंसिटी देखोगे तो वो आपको रेट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखाओगे, राइट। देन बोल रहे हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन विच ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट एंड कन्वर्ट इन टू प्रेजेंट डे कोड्स। तो आपको याद होगा आपके NCERT में
स्फेग्नम का नाम दिया गया है। तो स्फेग्नम सबसे पहले अगर एवोल्यूशन के हिसाब से देखोगे तो वो आपके टेरिडोफाइट्स में आते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज योर at the time of ovulation the follicle ruptures and prominently gets filled with blood forming। तो सबसे पहले जब आपका ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, आपके पास जब आपका सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ठीक है, बाकी का सबसे पहले जो है वो आपका बनाता है कॉर्पस हेमोरेंजियम, ठीक है, फिर ल्यूटियम, ठीक है, और फिर बनता है आपका एल्बिकन्स। तो सबसे पहले आपका हेमो ब्लड से याद रखोगे, दैट इज़ योर हेमोरेंजियम बनता है सबसे पहले, ठीक है। कार्पस लूटियम आपका जो है वो टेम्पररी बेसिस पे आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, जो मेनली आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है और कुछ अमाउंट में आपका इस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। एंड अगर वहाँ पर आपके पास फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो डीजनरेट हो जाता है इनटू द कार्पस एल्बिकन्स, जो कि येलो कलर, ल्यूटियम येलो कलर बॉडी है, ये वाली आपकी रेड है, ये येलो है और ये कलरलेस है, डैट इज़ यू कॉल इट एज वाइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में इसमें आपको कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर की बात करें तो आप ध्यान से देखो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या मिल रहा है, राइट। आपको फैलोपियन ट्यूब के अंदर की बात कही जा रही है, तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखोगे कि बात किसके बारे में कह रहा है, राइट। तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब के अंदर बात करते हैं। तो आपका ब्लास्टुला और गेस्ट्रुला आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बाहर, राइट। आपके ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो ये और ये तो यहाँ नहीं आने वाले, ठीक है। आपका जाइगोट और ओवम की अगर बात करो, ओवम आपका फैलोपियन ट्यूब में कलेक्ट होता है, तो ये ठीक है आपकी स्टेटमेंट। जाइगोट भी आपका वही होता है, ये भी ठीक है आपकी बात। देन आप बात करो प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte आपका कब कहाँ पे बनेगा, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, राइट। तो आपका जब आपका ऊगोनियम है, ऊगोनियम से डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte बनेगा तो वो अंदर बन रहा है ओवरी के, तो ये नहीं है आपका। सेकेंडरी फॉलिकल भी आपका वहीं पर बनेगा, तो ये भी नहीं होगा आपके पास आंसर में। सेकेंडरी oocyte आपके पास बाद में बनता है, तो यहीं से आपके पास सेकेंडरी oocyte से ही जो है आपका फर्दर जो है आपके पास क्या बनता है, आपका यही लीड करता है आगे ओवम की डेवलपमेंट के हिसाब से आगे बनाने के लिए। तो बाकी बच्चा आपके पास 1, 2 और थर्ड स्टेटमेंट की तरफ अगर आप देखोगे, तो मैंने जैसे अभी बोला आपका प्राइमरी oocyte दैट इज़ प्रोड्यूस बाय योर ओवरी, कहाँ से, ऊगोनिया से, जब आपकी oogenesis हो रही है। सेकेंडरी oocyte कब बनेगा आपका, आफ्टर योर फर्स्ट मतलब प्राइमरी oocyte की डिवीजन होगी तो आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte इज़ एन oocyte जो आपका कहाँ बन रहा है, आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन, तो ये भी नहीं आ रहा आपका, राइट। फिर अब जब ये यहाँ से लीव करेगा, रप्चर करेगा और ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा, तो यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बन वहाँ रहा है लेकिन ये आपका सिक्रेट हो गया वहाँ पर, राइट। देन यहाँ से आपको मालूम है सीलिया के थ्रू होते हुए ये मूवमेंट शो करता है। फैलोपियन ट्यूब में आपका एग रहता है, दैट इज़ योर ओवम। फिर आपका स्पर्म वहीं पे एंटर करेगा, एम्पुलर रीजन में जो है आपके पास फर्टिलाइजेशन होगी, तो मतलब आपका जाइगोट भी वहीं पे बनेगा। तो आपको मालूम है आपके जो भी फर्टिलाइज एग है उसकी जो फर्टिलिटी पीक जाती तक वहीं रहती है। फिर आपका फर्टिलाइज एग जो आपका जाइगोट बनता है, फिर उसमें 16 सेल स्टेज बनती है जिसको आप मॉरुला बोलते हो, राइट। वो भी आपके पास वहीं पर होगा, ठीक है। और मॉरुला के बाद आपका ब्लास्टुला जो है वो कहाँ पर आ जाता है आपका, जब इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है और जब गैस्ट्रुलेशन में आपकी लेयर्स बनती है। तो आउट ऑफ दिस अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन में आ रही हैं ऐसी चीज़ें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन डायकोटिलेडन्स की अगर हम बात करें, एम्ब्रियो द जाइगोट गिव राइज टू व्हाट। डायकॉट्स की अगर आप बात करो, आप लोगों ने एनसीईआरटी की फिगर देखी होंगी, मोनोकॉट में आपके पास जो है सिक्ल्यूटम वगैरह की जो है वो दिखाई जाता है कोटिलेडन का स्ट्रक्चर, और उस पर आपके पास फ्री सेलुलर डिवीजन और उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका डायकॉट्स में आपके जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो है जो आपका जाइगोट होता है, डैट राइजेस फ्रॉम योर, आपने वहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा है, डैट इज़ ग्लोबुलर
हार्ट शेप होता है और मैच्योर एम्ब्रियो होता है, राइट। पहले ग्लोबुलर स्टेज बनती है, आपको याद होगा, ऐसे क्वाड स्ट्रक्चर टायर बनते हैं दो, फिर यही जो है वो टॉर्पेडो स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, फिर यही जो है आहिस्ता ग्राउंड में रिस्पेक्ट है, यहाँ से ये हार्ट शेप लेता है और फिर जाके मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग आइटम्स गिवन बिलो इन द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट, राइट। लाइगेज का काम सेगमेंट्स को जोड़ना, करेक्ट है। डीएनए पॉलीमरेज का काम कट करना, आरी का काम है। डीएनए पॉलीमरेज का काम है उस चीज़ को आगे बढ़ाना। हेलिकेज का काम होता है अनवाइंडिंग का, अनजिपिंग का, तो ये भी ठीक है आपकी स्टेटमेंट। तो आउट ऑफ दीज आपकी 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट जा रही है यहाँ पर, तो आप लिखोगे यूर बी इज़ इनकरेक्ट कहाँ है ढूंढो। यूर ए एंड सी जो है दे आर करेक्ट बट बी इज़ आपका इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी। देन मेजर अप्रोचेस टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेथड, जो उसमें मेथड यूज़ करते हो आप, तो आपको मालूम है आपके पास सीक्वेंस एनोटेशन की जाती है और आपके EST डेट इज़ योर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, वो आपके पास बेसिस जो डायरेक्टली अपना एक्सप्रेशन RNA जो है आपने लिए, जो डायरेक्टली अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, आपकी अप्रोच मेनली वहाँ पर रहती है। तो एलाइजा वहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर, लेकिन आपके पास ESTs हैं और सीक्वेंसेस है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th वाला, इसमें बोथ 2 and 3rd, राइट। देन a child that is suffering from gene mutational disorder and it leads to the age of your 4 years after series of your opportunistic infection। तो अगर आप एड्स की बात करो तो एड्स इज़ नॉट अ जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर, ठीक है ना, एड्स म्यूटेशनल डिसऑर्डर आपका नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। स्किड में अगर आपको याद होगा, आपके पास ADA एंजाइम नहीं बनती जिससे लिम्फोसाइट्स नहीं बन पाते हैं, राइट। फिर आप नेक्स्ट अगर बात करो, आपके पास सिमिलरली अब आप यहीं पर अगर आप बात करो, आपके पास IDDM दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट, आपका जो ये है डायबिटीज़ मेलिटस, तो वो भी आपका डिसऑर्डर, म्यूटेशनल डिसऑर्डर नहीं है आपके पास। स्किड भी नहीं है, ये भी नहीं है बच्चा। टे सैक्स डिजीज़, और टे सैक्स डिजीज़ जो है ये आपकी वन ऑफ योर जेनेटिकल म्यूटेशनल डिसऑर्डर, यूजली आपके छोटे बच्चों में आपको देखने को मिलती है ये। और इसमें मेनली अगर आप देखोगे तो यूजली 4 ईयर्स के साल में ही बच्चे की जो है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, राइट। क्या डिज़ीज़ है, क्या टे सैकेट डिज़ीज़ है क्या, अगर आप देखोगे यूरोपियंस में सबसे पहले देखा गया था, और इसमें आपका अगर याद रखोगे तो ब्रेन सेल्स जो हैं आपके, राइट, आपके नर्व सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपके फैटी सब्सटेंसेस आपके ब्रेन में आते जाते हैं और ये नर्व सेल्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक बच्चे में प्रॉब्लम क्या आएगी, उसकी नर्व जब प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी तो वो उसको डिफेक्टिव जीन मिले होते हैं उसके पेरेंट्स से, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है और वो जल्दी ही उससे क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सेट ऑफ बैक्टीरियल क्लोन्स ईच कंटेनिंग अ प्लास्टिड और फेज इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो, बोल रहा है अ सेट ऑफ बैक्टीरियल क्लोन्स, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें जीन लाइब्रेरी क्या होती है, तो हम थोड़ा सा इसको दे देते हैं कि 4 टर्म्स क्या हैं, जीन लाइब्रेरी, जीन पूल, जीनोफोर एंड जीनोम, राइट। तो सबसे पहले आपकी टर्म है आपकी क्या, जीन लाइब्रेरी, राइट। जीन लाइब्रेरी नाम से पता चल रहा है जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, डेट मीन्स यहाँ आपके पास कलेक्शन होती है जितना भी आपके पास टोटल जीनोमिक DNA है, जितना भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का जितना भी आपके पास डेटा है वो आप सारा वहाँ कलेक्ट करते हो, इसलिए आप उसको बोलते हो क्या, आप बोलते हो उसको जीन लाइब्रेरी, राइट। DNA को स्टोर वगैरह किया जाता है, ठीक है, पूरी लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट की जाती है, वेक्टर्स वगैरह, फ्रेगमेंट्स वगैरह, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स की वजह से हम सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं उसमें, ठीक है। फिर फ्रेगमेंट्स वगैरह को इंसर्ट करके, जैसे हमने पढ़ा हुआ भी है इसमें कि बायोटेक में भी DNA टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से हम पूरा प्रोसीजर करते हैं। तो ये आ गया आपका जीन लाइब्रेरी।
देन अगर मैं बात करूँ जीन पूल की, जीन पूल क्या है, मतलब जीन्स का एग्रीगेशन। एग्रीगेशन आपका जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, जितने भी उनके एलील्स हैं, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के जितने भी जीन्स हैं या एलील्स हैं उस पॉपुलेशन के, उन सबको कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो, जीन पूल बोलते हो, राइट। देन आपके पास आता है जीनोम। जीनोम आपको याद रखना है, इट इज़ योर सेट, कंप्लीट सेट ऑफ योर क्रोमोसोम्स, राइट, जो कि हमेशा एक सिंगली एज एन गैमेट की तरफ हम, मतलब हैप्लॉइड सेट को बात की जाती है। तो आपका कंप्लीट सेट ऑफ योर क्रोमोसोम, ठीक है, जहाँ आपका हर जीन क्रोमोसोम जो है वो एक सिंगली एज एन ए गैमेट की तरफ बात करता है। तो गैमेट है मतलब हैप्लॉइड सेट की बात की जा रही है, राइट। और बैक्टीरिया में आपको मालूम है, मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है, जीने के 4 ही दिन है बेचारे बैक्टीरिया के पास, तो बोलता है खुल के जियो, जीनोफोर, या फिर आप उसको न्यूक्लियोइड बोलते हो। तो आपका जो बैक्टीरिया का क्या है, आपका हेरिडिटरी मटेरियल है जो सफेरिकल या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, इसको आप बोलते हो जीनोफोर बोलते हो, राइट। तो ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आप नेक्स्ट देखो, यहीं से ये क्लियर हो गया। आप इसका तो यहाँ पर इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जीन लाइब्रेरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने अंदर का रेगुलेशन करना, दैट इज़ योर हेमियोस्टेसिस, राइट। अडेप्टेशन तो हो नहीं सकती है थर्मो रेगुलेशन में, तो इसको आप टिपिकली हेमियोस्टेसिस टर्म यूज़ करते हो। देन देर इज़ अ जर्मन नेचुरलिस्ट एंड द जोग्राफियर जो है आपके पास, जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, आपके पास बुक में इसकी इक्वेशन दी गई हुई है। और उसने क्या किया था, एक रीजन पकड़ा था जहाँ पर उसने बात की थी स्पीशीज़ की रिचनेस की, राइट। और उसने बोला था स्पीशीज़ की रिचनेस इंक्रीज़ होती है जितना हम उस एरिया को क्या करें, हम जितना उस एरिया के बारे में पढ़ते जाए, जितना आप एक्सप्लोर करते जाओगे एक सर्टन लिमिट तक, उतनी आपको रिचनेस एक सर्टन लिमिट तक जो है दिखेगी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि स्पीशीज़ एरिया की रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। और जहाँ पर उसने कुछ वैल्यू दी थी आपको, जेड से डिटरमाइन करते हो, 0.1 से अगर 0.2 तक है तो वो स्मॉल एरिया है या एवरेज एरिया है। अगर 0.6 से आपके पास 1.2 तक जाती है तो वो आपका लार्ज एरिया होता है, राइट। और z आपका क्या बताती है, डेट इज़ योर स्लोप। और यहाँ पर एक लाइन पेपर में आती है, याद रखोगे कि जो भी आपकी स्लोप होती है लाइन की, राइट, आपकी ग्राफ में बुक में बनी हुई है बी स्लोप आपकी, वो आपके पास और ज़्यादा स्टीपर होती जाती है जैसे जैसे आपका एरिया जो है वो बढ़ता जाता है, वो और स्टीप होती जाती है, राइट। ये अकॉर्डिंग टू इसके बारे में था। फिर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड ड्यूरिंग एवोल्यूशन के टाइम पे पहला ऑर्गेनिज्म जो लैंड की तरफ मूव किए, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले आपके प्लांट्स जो है वो वहाँ पर गए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड कंट्रासेप्टिव्स के बारे में बतानी है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इसमें, राइट। पहला, एमटीपी जो है आपकी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में सेफ होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है तो अनसेफ हो जाता है, बहुत ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से इलीगल है, राइट। ऐसे भी इलीगल है लेकिन कुछ सर्टन कंडीशन में आप कर सकते हो। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल, तो ये हमने अभी ऊपर से पढ़ते आए हैं, लैक्टेशन एमनोरिया, ये भी करेक्ट है। IUT डिवाइसेस योर कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, बिल्कुल स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग योर फर्स्ट 7 days ऑफ मैंसुरेशन साइकिल, नहीं, फर्स्ट 7 days ऑफ योर मैंसुरेशन साइकिल की अगर आप बात करोगे तो उस टाइम आपके पास हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज़ होता है। उसके बाद FSH और अगर यहाँ देखोगे वो डिक्रीज़ होता है और इसके बाद वो इंक्रीज़ होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे आपकी 3 ही स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट दिख रही हैं, डेट इज़ योर A, B एंड C स्टेटमेंट, राइट। देन
हाउ मैनी फिशेज इन द गिवन बिलो आर मैरीन फिशेज, कौन कौन सी है इसमें से हम इनको काउंट करते हैं। तो अब अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिशेस के बारे में, आपके 2 चैप्टर्स में इंक्लूडेड है, आप देख भी सकते हो। आपका फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर भी है और आपका एनिमल किंगडम भी है, दोनों में आपके मैरीन और फ्रेश वाटर फिशेस की एग्जांपल दी हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप बात करो तो आपको सिंपल याद कैसे रखा था, अगर न्यूमोनिक की बात करें, आपकी जो SHMP, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और पेंडुलम की बात मैंने हमेशा से याद रखवाई है। तो आपके पास सार्डीन, हिल्सा, ठीक है, आपके पास सार्डीन, हिल्सा, आपकी जो ये है क्या नाम है इसका, मृगल हो गई आपकी, और पॉम्फ्रेट हो गई। दे आर ऑल योर मैरीन फिशेस, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो ये आ गई आपकी क्या, मैरीन फिश। तो यहाँ हम लोगों को क्लियर हो गया है कि ये वाली फ़िश जो है वो इसमें आ रही है और ये वाली फ़िशेस जो है वो इसमें नहीं आ रही। लेकिन कुछ और भी एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे तो जैसे आपकी हम यहाँ पर ढूंढ क्या रहे हैं मैरीन फिशेस के बारे में, तो आपको अगर याद हो आपकी आपकी जो बोनी फिशेस है ऑस्टियोआइकस जो है आपकी, ठीक है, उसमें भी आपकी जो फ्रेश वाटर दिए जैसे लेबियो, कैटला, मगुर, ठीक है, मैरीन में आपके जैसे एक्सोसिटस के बारे में दिया है या हिप्पोकैम्पस के बारे में दिया हुआ है। एंड देन आपके पास जो है मेन शार्क की अगर आप बात करो, जो आपकी कार्टिलेजियस फिशेस हैं उसमें स्कॉलिडॉन की एग्जांपल दी हुई है, वाइट शार्क की एग्जांपल दी है, आपके पास सॉ फिश की और स्टिंगरे की भी एग्जांपल दी है। तो इनमें से अभी तक हमने बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन और पेंडुलम की बात की। तो आपके पास यहाँ पे सार्डिन की आपके पास एग्जांपल, ऑल्दो आपका जो आपकी सैल्मन फिश होती है वो आपकी फ्रेश भी है और साथ साथ में आपके पास मैरीन नेचर भी शो करती है, राइट। देन योर हिल्सा, हिल्सा आपकी मैरीन है। कार्प आपके पास जितनी भी है, जैसे आपकी कैटला है, जैसे आपके पास आपकी कैटला है, सो यहाँ पर कैटला की अगर बात करोगे तो वो आपकी फ्रेश फिश है, राइट। ये आपके पास मैरीन है। कार्प जितने भी हैं वो आपकी फ़्रेश हैं, तो ये भी आपकी फ़्रेश हुई, ये भी फ्रेश फिश है आपकी। हिल्सा भी मैंने आपको बताया यहाँ से, ये आपकी मैरीन है, ठीक है। रोहू भी आपकी, रोहू, कटला, कार्प जितनी भी है फ्रेश है। मैक्रल की अगर आप बात करोगे तो मैक्रल आपकी मैरीन है। सालमन आपकी दोनों में आ जाती है, मैरीन में भी और फ्रेश में भी। मृगल जो है आपकी फ्रेश है। शार्क अभी हमने पढ़ा मैरीन है। तो अभी तक हमने जो काउंट की 1 2 3 4 5 और कॉड आपकी ये भी आपकी मैरीन है। तो टोटल आपकी 6 फिशेज़ यहाँ पर है नेचर में, जो आपकी क्या शो करते हैं, मैरीन शो करते हैं नेचर, राइट। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा क्या, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बोल रहा है लार्जेस्ट सेल आपका एम्ब्रियो सैक का कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो अब जब भी आप एम्ब्रियो सैक बनाते हो तो उसमें आपके पास सिनर्जिड्स रहते हैं, मेन पोलर न्यूक्लाई, और मतलब आपके पास एग रहता है। इसमें आपके पास एक माइक्रोपाइलैंड हो गया, एक चिलाजल एंड में हो गया आपका, जहाँ आपके एंटीपोडल्स रहते हैं मेनली, ठीक है। और ये जो बड़ा सा बीच में स्ट्रक्चर होता है दैट यू कॉल्ड इट एज द सेंट्रल सेल। तो आपका ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक में अगर आप देखोगे जो आपका सबसे बड़ा सेल होता है दैट इज़ योर सेंट्रल सेल, राइट। दैट इज़ योर सेंट्रल सेल आपका जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ ये याद हो गई यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच पूछा है यहाँ पर भी। तो राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहा है, बोल रहा है आपका आरआरएनए जो है वो अमाइनो एसिड कैरी करता है, वो तो टीआरएनए का काम है, गलत होगी स्टेटमेंट। ट्रांसक्रिप्शन बोलता है प्रोटीन सिंथेसिस है, ये भी गलत है। ट्रांसलेशन जो है मतलब ये स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी और ये स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, तो ये भी गलत। बचा एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन्स आपके टीआरएनए के ऊपर होते हैं और ये करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एमआरएनए के कोड्स को डिकोड करना जो है, उनके एंटीकोडॉन्स जो है वो आपके टीआरएनए के पास होते हैं, और यही टीआरएनए जो है आपका देन ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
आप साथ साथ इसके आंसर लिखते जाओ और चेकआउट करते जाओ कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो ठीक हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126 बोल रहा है दिस इज़ अ पैडागरी एनालिसिस, और ये किसकी है, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी की है। और आपको पता ही है आपकी बुक में सिर्फ एक ही ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर दिया है। अब डोमिनेंट ट्रेट को पहचानने की पहली बात क्या है और ऑटोसोमल को पहचानने की क्या चीज़ है। देखो, अगर आपके पास मेल फीमेल दोनों जो है, मेल और फीमेल दोनों अगर आपके पास जो है क्या आ रहे हैं, इफेक्टेड आ रहे हैं, राइट। ये आपकी फीमेल के लिए रिप्रेजेंट होता है, ये मेल के लिए। दिस इज़ योर जनरेशन फर्स्ट, दिस इज़ जनरेशन सेकेंड एंड दिस इज़ जनरेशन थर्ड। तो ये इसके ऑफस्प्रिंग्स बताए हुए हैं। अब इस जनरेशन में अगर आप बात करो तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये हमें ऑलरेडी पता है। और हमें यहाँ पर इनके क्या बनाने हैं, जीनोटाइप्स बनाने हैं। जीनोटाइप में सबसे पहले जीनोटाइप में आपको याद रखना है, अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो दो कंडीशंस हैं जहाँ पर उसके जीनोटाइप में वो चीज़ होगी और वो अफेक्टेड होगा ही होगा। एक आपका ये वाला केस और एक आपका ये वाला केस, राइट। अब इसको इसमें आप डाल सकते हो। पहले तो दोनों पेरेंट्स में से एटलीस्ट वन पेरेंट आपका जो है वो क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन में भी एक अफेक्टेड है, तो आपके पास एटलीस्ट हर जनरेशन में आप देख रहे हो कि पेरेंट्स एक ना एक अफेक्टेड है, जो कि आपके पास एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी जनरेशन स्किप नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर दोनों कंडीशन में जो है वो क्या होगा, डोमिनेंट है ना, तो दोनों कंडीशन में जो है आपके पास अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है, होमोजाइगस कंडीशन भी है, तो दोनों कंडीशन में ही वो एक्सप्रेशन शो करेगा। अब आपको यहाँ से निकालने हैं इनके एलील्स। तो देखो फर्स्ट दो केसेस में तो आपके पास पहला दिए है कैपिटल एम, तो ये तो केस हो ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि एटलीस्ट दोनों में से कोई एक करेक्टर होना ही चाहिए था आपके पास। तो ये दोनों तो यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं। थर्ड और फोर्थ वाले में आपके पास हो सकता है, थर्ड और फोर्थ वाले में आपका फर्स्ट वाला ठीक है। सेकेंड वाले में आप देखो, सेकेंड वाले में अगर आप इसका जीनोटाइप निकालने की कोशिश करो तो ये आपका अफेक्टेड है मगर, तो ये डोमिनेंट नहीं हो सकता। अगर ये डोमिनेंट होता तो ये आपका करेक्टर जो है वो शो नहीं करता, लेकिन एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ से आपके ये भी क्या हो जाता है, गलत। बचा आपका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में देखो आपका फर्स्ट जो है डैट शोज द हेट्रोजाइगस कंडीशन, तभी वो आगे जनरेशन में आया। इसके बाद सेकेंड जनरेशन में भी वो आपका जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में आया। और थर्ड वाला आपका देखो यहाँ पर, थर्ड जो है आपका दैट शोज द रिसेसिव नेचर। अब वो दिखा नहीं रहा है लेकिन उसके अंदर वो कंडीशन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ वन, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका हार्ट कैंकर्स इज द लीजन्स एसोसिएटेड विद डिजीज। तो आपके पास ये बैक्टीरियल है, दिस इज़ ऑल्सो बैक्टीरियल, ठीक है। और एड्स तो आपको मालूम ही है आपका वायरल डिजीज़ है, तो ये तो आंसर है ही नहीं इसमें। और कैंकर लीजन्स की फॉर्मेशन जो है मेनली आपकी सिफिलिस में होती है, राइट। दैट इज योर पैलिडियम, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने पढ़ा है ट्रेपोनिमा पैलिडियम, राइट। स्निफल्स जो है उससे होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमने अभी पढ़ा चिल्ड इथेनॉल जो है वो किस में ऐड किया जाता है। तो अभी आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई थी, आपके प्रेसिपिटेट डीएनए में डाला जाता है और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्पूलिंग बोलते हो। नेक्स्ट अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है लेस सीजनल वेरिएशन, अनडिस्टर्ब इन्वायरमेंट, हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये किसकी करेक्टरिस्टिक है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी। तो अगर आप बायोम्स को अगर आप देखो तो आपकी फर्स्ट फिगर में आपके पास बना हुआ है आपका ट्रॉपिकल बायोम वाली अगर तरफ अगर आपको याद हो, वहाँ पर आपकी प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर की बात की जाए तो प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा थी और टेम्परेचर अगर आप देखोगे एज़ कंपैरेटिवली वो वैसा था। तो कम सीजनल वेरिएशन है, इन्वायरमेंट इतना डिस्टर्ब तो नहीं होता है, और साथ में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी सबसे क्या है, हाई। तो वो आपके ट्रॉपिकल बायोम में सबसे चीज़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि रेनफॉल और आपका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मॉडरेट कंडीशन में यहाँ पे रहता है, राइट। देन क्वेश्चन है इन प्रेजेंट टाइम आपका
जो आपका प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल हैज़ स्पेसिफाइड, तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो जो ये आपका प्रोटोकॉल है 11 दिसंबर 1997 में जो है ये फर्स्टली जो है आपके पास UNFCCC जो है आपका, दैट इज़ योर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले अडाप्ट किया था कब, 11 दिसंबर 1997 में, लेकिन लेटर ऑन ये इन्फोर्स्ड हुआ जब, वो हुआ आपका 2005 में, राइट। और एक फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड इसका बना 2008 से, पहला कमिटमेंट 2008 से 2012 तक के बीच इसकी पहली कमिटमेंट बनी थी, जहाँ पर आपकी वेरियस कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और एक जो लिया था इसमें जो संकल्प लिया था वो क्या लिया हुआ था यहाँ पर कि रिड्यूस करवाना है ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है, उसकी इमिशन को 5% जो है हम 1990 लेवल तक इसको कंपेयर करके हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एंड आफ्टर डेट क्या हुआ, एक गैप आया आपके फर्स्ट प्रोटोकॉल में, ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्योटो पीरियड था आपका 2012 में, फर्स्ट वाला, राइट। और फिर वो एक नया आपका पेरिस एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ उसका 2020 में, और वो 2020 में जो एग्रीमेंट हुआ है आपका वो दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जो कि आपका हुई थी आपकी दिसंबर 2012 में। तो सेकंड कमिटमेंट का जो आपका रेंज रही वो आपकी रही 2013 से 2020 के बीच में, जहाँ पर फिर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और एटलीस्ट यहाँ पर जो फिक्स किया आपकी वैल्यूज़ को, एमिशन के रेट को 18% कम किया। और तो क्वेश्चन में पूछा है इन प्रेजेंट टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन में गलती नहीं करना क्योंकि डेट सारी है यहाँ पर। तो आपके पास 1997 में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, ये अडॉप्ट हुआ, लेकिन इन जो एंटर हुआ, इन्फोर्स हुआ वो 2005 में हुआ, राइट। फर्स्ट कमिटमेंट का पीरियड आपका 8 से 2012 के बीच में था, देन 2012 के बाद गैप आया और 2013 से 20 तक का जो पीरियड था वहाँ पर हमारा रिसेंट पीरियड जो है वो माना गया। और इन बिटवीन आपके पास दूसरा पता क्या बोला, पेरिस एग्रीमेंट हुआ आपका दिसंबर 2012 में फिर से, तो 8 में आपका ये क्या हुआ था, ख़त्म। तो सेकंड कमिटमेंट आपकी हुई है 2013 से 20 में, तो उसके हिसाब से आपका प्रेजेंट टाइम पूछा हुआ है तो आपका आ जाएगा आंसर 2020, राइट। देन 2 पीक्स बन रही हैं, ये आपकी नेचुरल सिलेक्शन की ग्राफ की वो है, अगर एक ही साइड पीक जाती है तो वो डायरेक्शनल होता है, राइट। नैरो बन रही है आपकी और एलिवेटेड बन रही है तो वो स्टेबलाइजिंग होता है। तो ये ग्राफ पिक आपकी कैसी है, डिस्ट्रप्टिव, जहाँ आपकी नेचर जो है दोनों चीज़ों को क्या कर रही है, ले रही है। जैसे हाइट टॉल वाला भी है, ड्वार्फ वाला भी है, कलर्स में डार्क भी है, वाइट भी है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की जो एग्जांपल आ जाती है दैट इज़ योर डिस्ट्रप्टिव, आपका जो है ये आ जाती है इसमें, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स योर करेक्ट करेक्टराइजेशन, राइट। तो सबसे पहले देखो आपका स्पर्मेटेड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ढूंढना है आपको, राइट। आपका ओगोनियम डिप्लॉइड होता है, ठीक है, और स्पर्मेटेड ऊटेड आपका जो है हैप्लॉइड होता है। ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा इसमें आपका, राइट। देखो स्पर्मेटेड आपका करेक्ट ढूंढना है हमें, याद देखो स्पर्मेटेड हैप्लॉइड होता है, ठीक है, ओगोनियम जो है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। स्पर्मेटेड आपका हैप्लॉइड है, ऊटेड आपका डिप्लॉइड है, ऊटेड बट जबकि आपका हैप्लॉइड होता है, गलत होगी स्टेटमेंट। प्राइमरी oocyte आपका डिप्लॉइड होता है, स्पर्मेटोगोनियम आपका डिप्लॉइड होता है, राइट। सेकेंडरी oocyte आपका हैप्लॉइड होता है, लेकिन स्पर्मेटोजो आपका हैप्लॉइड होता है, तो ये गलत होगी, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। देन टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनिमल्स विच ब्रीडिंग मैथड इज़ रिक्वायर्ड, कह रहा है अगर आपको एक प्योर लाइन मेथड चाहिए तो आप इसमें से कौन सा ब्रीडिंग मेथड जो है वो आप लोगे। तो ब्रीडिंग मेथड की अगर आप बात करो तो प्योर लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो इन ब्रीडिंग की जाती है, सेम ब्रीड को ही आगे बढ़ाया जाता है, राइट। बाकी जो ये 3 हैं ये आपके
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आ जाते हैं। एंडोस्पर्म इज़ कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, तो ये आपकी बुक की एग्जांपल है, तो इसमें आपके GPG, ठीक है, GPG, तो जो आपके एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं वो सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है वो यूटिलाइज कर देते हैं। लेकिन कैस्टर और मेज की अगर बात करोगे, दे शोज द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल इस वाले पार्ट को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी इस टॉपिक के लिए आपका, दैट इज़ द फिनोमिना इन विच एलील ऑफ वन जीन एक्सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एन एलील ऑफ अनदर जीन इज नोन एज। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपका एक एलील जो है वो सप्रेस करता है दूसरे एलील को, तो वो ऐसे एलील्स को आप बोलते हो एपिस्टैसिस बोलते हो, जहाँ पे वो क्या करते हैं, हाइड करते हैं दूसरे जीन के मास का, किंग ऑफ करते हैं, राइट। तो यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए कवर अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पार्ट 2 में जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और क्वेश्चन कंटिन्यू सीरीज़ को दोबारा से जो है कंटिन्यू करो, राइट।